नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के संदर्भ में उठने वाले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसका हल ढूंढेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक होगी। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसमें बता दें कि महमूद गजनबी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वह था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो कि 1025 से 1026 के बीच में हुआ। कहा जाता है कि उसने लगभग 1600 ऊँटों पर हीरे जवाहरात सोने चांदी मतलब लूट करके वो भारत से ले गया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच में एक सर्वमान्य मत है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए वो धन प्राप्त करने हेतु वो भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि महमूद गजनबी के पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किताबुल हिंद। बता दें कि अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी यह कृति किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद या भारत की खोज के नाम से जाना जाता है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, मापतौल और मापन विधियाँ, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला जो प्रश्न है वह है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के बारे में बता दें कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, लेकिन वह अयोग्य शासक था और उसकी मां शाह तुर्कान का ही शासन मुख्य रूप से चलता था। शाह तुर्कान के द्वारा परेशान किए जाने से तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठाया।
और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा एवं कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह बैठने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। अगला जो प्रश्न है वह है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बता दें कि 1297-98 में मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में और 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, 1299 ईस्वी में कुतलज ख्वाजा के नेतृत्व में, तो 1303 ईस्वी में चौथा आक्रमण हुआ था वो तारगी के नेतृत्व में हुआ था। उसी तरह से 1305 ईस्वी में अली बेग तारतार या तारगी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। तो इस तरह से इसके समय में कई सारे मंगोलों के आक्रमण हुए जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक उसे समाप्त करा दिया था। अगला जो प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी को प्रचलित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पीछे रीज़न यह है कि उसने अपने जीवन काल में या शासन काल में कई ऐसे योजनाएं बनाए जो कि देखने की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो सारे योजनाओं का जो समय निर्धारण था या उसकी योजनाएं जो थी वो पूर्ण रूप से असफल रहती है और इसलिए इतिहासकारों ने इसे विरोधों का मिश्रण भी बताया है। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका बता दें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को पराजित कर लोदी वंश का अंत कर दिया था। तो इस तरह से लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था। अगला जो प्रश्न है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है वह विद्वान या धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में अपने शासनकाल में इन्होंने दक्षिण के लगभग 4 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य क्षेत्रों को पराजित किया था जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बता दें कि इब्न बतूता जो आए थे वह मोरक्को से आए थे जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनबी। यह प्रथम तुर्क थे जिन्होंने भारत पर
आक्रमण किया था। ऐसे बता दें कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी के आसपास किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, है ना। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में कौन अपने को बुत चिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। बुत चिकन मीन्स मतलब होता है मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? पहला ऑप्शन है यामीन उद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा है यमुन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक। तो बता दें कि महमूद गजनवी ने इन दोनों उपाधियों को धारण किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय भांडपुर या ओहिंद या पहिंद, है ना। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके महमूद गजनवी लौट रहे थे, तो इसी बीच जाटों ने उन पर आक्रमण कर दिया था और उनके लूटे हुए धन को उसने लूट लिया था। इस तत्पश्चात उसने उससे बदला लेने के लिए जो अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि महमूद गजनी जो है वो किस वंश का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बता दें कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी वो महमूद गजनवी के दरबार में थे। दूसरा है कि किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी भी उन्हीं के दरबार में थे। तारीख़ यामनी का लेखक उतबी भी उन्हीं के दरबार में थे, जबकि तारीख़ सुब्तगीन के लेखक बैहाकी उनके दरबार में नहीं थे। 4 इतिहासकारों का नाम आता है जो कि महमूद गजनवी के साथ थे, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और फारूकी, ठीक है ना। इसे फूफा सूत्र नाम से याद भी कर सकते हैं, FUFA। एफ से हो गया आपका फिरदौसी, FU से होगा उतबी, एफ से हो गया फारूकी और ए से हो गया आपका अलबरूनी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी का माना जाता है। उसके बाद से भारत में लगातार आप देखेंगे सल्तनत काल चला। अगला है कि किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने इक़्तिदारी व्यवस्था चलाई थी, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला व्यक्ति माना जाता था, इसलिए उन्हें लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह है ऑप्शन बी, खान। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला जो प्रश्न है वह है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्लड़। अगला जो प्रश्न है वह है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान रहता था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो जैसे मैंने बता दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। अगला जो प्रश्न है वो मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा शासक किस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो देखिएगा ऑप्शन जो सूची 2 में दो नंबर जो है वो है सूफी संत थे। उसी तरह से देखिए मलिक काफूर जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इन्हें हजार दिनारी भी कहा जाता था। अगला जो सी है अलाउद्दीन खिलजी, 1 नंबर देखेंगे कि नियंत्रित दाम वह राशन की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में यह है कि उसने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था, है ना। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन देख लेते हैं, मिला लेते हैं इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ए, 2 4 1 3। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक या दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। बाकी जो आप हुमायूं, अकबर या शाहजहां को देख रहे हैं ये सभी मुगल वंश से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, मोरक्को से आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 बार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खास करके अपने सैनिकों को राशन सही दाम पर उपलब्ध कराने के लिए उसने बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत की थी। अगला जो प्रश्न है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला जो प्रश्न है कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? जैसा कि मैंने पहले ही इसकी चर्चा कर दी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी का पूरा नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद जो है अलबरूनी का पूरा नाम था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुवर्ण के नीचे का वर्ग
में शामिल थे। चतुर्वर्ण हम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जानते हैं वही है। उसी में अंत्यज एक शब्द है। में अलबरूनी के अनुसार जो अंत्यज शब्द था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला। ऑप्शन बी नाविक, मछुआ, ब्याद, जुलाहा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में सल्तनत काल से के जो शुरुआती दौर के बारे में है विषय में भारत के संदर्भ में उसमें काफ़ी कुछ चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि बहिंद का युद्ध जो 1008 से 9 में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच में जो हुआ वह किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने अस्थाई सेना का गठन किया था और उसी के लिए नियमित रूप से वेतन मिले और उस वेतन में उसका अच्छे से खर्च चला जाए, इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए वो उसके बारे में आपको सही सही बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, मतलब उसको फिक्स किया, तो इसका ये सही होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी सही है। और अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व के अंश को फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, है ना। इसमें जितने भी कथन कहे गए हैं वह सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज़्र खां सैयद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी के बारे में बता दें कि बहलोल लोदी का यह पुत्र निज़ाम खां के नाम से जाना जाता था, जो 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और 1504 ईस्वी में इसने सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन की प्रामाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ही किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह
की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में जो है वह सही नहीं है ना। तो इसका मिलान करेंगे हम लोग। तो इसमें देखना है बारी बारी से। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, यह सही है। अगला है कि 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, यह भी सही है। अगला है कि उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकात के पद पर भी नियुक्त किया, यह भी सही है। अगला जो है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, यह ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस सल्तनत काल से जुड़े हुए ये इस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सुनकर इसके हल ढूंढकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगले भाग में भी मैं इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा और इसे आप देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।